चाइना के एक ऐसे पार्ट में खड़ा हूँ जिस पार्ट ने पूरे चाइना की जो किंग डायनेस्टी हुआ करती थी, जो कि पूरे चाइना के ऊपर राज किया करती थी, उसको कमजोर कर दिया था। इस एरिया को देखकर आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि आप चाइना के अंदर हो या यूरोप के अंदर हो। आप सभी को ये तो पता ही है, जहाँ पर भी यूरोपियन पावर कोई दूसरे रीजन के अंदर जाती है तो वहाँ पर अपना रिलीजन फैलाने की पूरी कोशिश करती है। लगभग चाइना के 10 से 20 हज़ार सोल्जर मारे गए, लेकिन ब्रिटिशर के कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, 300-400 सोल्जर मारे गए। और ये प्लेट अगर मैं दिखाऊं तो आपको 3,80,000 रुपए की ये प्लेट है, एक प्लेट। आप सभी को राम राम और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है चाइना की तीसरी सबसे बड़ी सिटी शेंजन के अंदर। पीछे आप बिल्डिंग्स वगैरह देखकर आइडिया लगा ही सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड और काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था इस सिटी का। और अभी जो हमारा सफ़र है वो शुरू हो गया है ग्वांगझो सिटी के अंदर, जो कि यहाँ की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है, जो कि लगभग 2000 से 2500 साल पुरानी सिटी है। और जो ग्वांगझो सिटी का जो सफ़र है हमारा, वो यहाँ से 120 किलोमीटर का होने वाला है और वो हम तय करेंगे। सामने आपको दिख रहा है शेंजन रेलवे स्टेशन, क्या विशाल काय रेलवे स्टेशन है यहाँ का। और अभी हम जाएंगे हाई स्पीड रेल के अंदर। मैं चाहता तो इनकी बुलेट ट्रेन भी ले सकता था, लेकिन बुलेट ट्रेन जो थी वो सिर्फ 7 मिनट के अंदर यहाँ से ग्वांगझो पहुँच जाती है, तो मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा पाता, क्योंकि 7 मिनट तो मुझे उतरने चढ़ने में ही लग जाने थे। इसीलिए मैंने हाई स्पीड ट्रेन की टिकट ले ली है पहले से ही वहाँ ट्रेन स्टेशन में जाकर, क्योंकि लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, मेरे को 15-20 मिनट लग गए टिकट लेने में। वो टिकट मुझे पड़ी है लगभग 74 यान की, जो कि इंडिया के हिसाब से 740 रुपये हो गए 120 किलोमीटर के। वैसे सही बताऊँ, हाई स्पीड रेल जो है यहाँ की काफ़ी ज़्यादा महंगी है। हेलो, सिर्फ 120 किलोमीटर के मुझे 740 रुपये देने पड़ेंगे, पर लेकिन मैं सिर्फ 50 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। अभी शाम के बज चुके हैं 5 और मेरी 6:30 बजे यहाँ से ट्रेन चलेगी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये स्टेशन एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने डिज़ाइन कर रखा है। जो नेक्स्ट सिटी जो है अपनी ग्वांगझो, वो मैंने आपको बता दिया वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है। वो सिटी जो है वो उसके अंदर मिक्स कल्चर देखने को आपको मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा सीनिक ब्यूटी वहाँ पर देखने को मिलेगी। मिक्स कल्चर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर पोर्तुगीज़ आए, अरब्स आए और पर्शियन भी आए, यहाँ तक कि ब्रिटिशर भी आए। जो भी लोग चाइना के बारे में सुनता है ना, उसको ये लगता है कि चाइना अपना एक अलग ही देश रहा है, इसकी कोई अलग हिस्ट्री नहीं है दूसरे यूरोपियन से रिलेटेड वगैरह। लेकिन मैं आपको सही बताऊं तो चाइना के अंदर भी काफ़ी यूरोपियंस आए थे। पोर्तुगीज़ ऐसे है भाई, वो हर जगह गए हैं पूरी दुनिया में। तो भाई इसीलिए मैं आपको चाइना की वीडियोस में टेक वगैरह सब कुछ डिटेल में दिखाऊंगा, लेकिन आपको साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी दूंगा और हिस्ट्री भी डिटेल में बताऊंगा, ताकि आप चाइना कंट्री के बारे में डिटेल में जान पाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको टेक्नोलॉजी वगैरह दिखाकर आपकी मैं सिर्फ इंटरटेनमेंट करूंगा, नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज भी काफ़ी दूंगा। अभी मैं आपको ट्रेन स्टेशन दिखा रहा था तो ये भाई मिला मुझे। व्हाट्स योर नेम ब्रो? एंडी। इनके 2 नाम होते हैं, एक चाइनीज़ नेम। व्हाट इज़ योर चाइनीज़ नेम? Lua. Yes. Good. You want to say something? Yes. Hello, guys. I'm from China, Shenzhen. Nice to meet you. Nice to meet you, brother. Good. भाई मैं यही चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। ये भाई मेरे साथ फ़ोटो लेने की बोले। या ब्रदर, यू कैन टेक फ़ोटो इफ़ यू वांट। What? यू वांट टू टेक फ़ोटो ना? Okay. या ये मेरे साथ फ़ोटो लेने के लिए बोल रहा था। मैं आप फ़ोटो ले ले, ये फिर उसके बाद यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था भाई कि चाइना के अंदर जो लोग हैं ना बहुत प्यारे हैं, और आपको देखकर कोई भी मतलब फॉरेनर इनकी कंट्री में आता है ना तो सबकी फ़ोटो लेने की ये कोशिश करते हैं, और बहुत अच्छे लोग मिले। और मैं आपको जो VPN वाली स्टोरी है ना वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। मैंने काफ़ी देर इस भाई से बात की है। चलो भाई अभी स्टेशन के अंदर चलते हैं, और अभी मैंने उस भाई से बात की तो मैं वो आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। क्या हुआ कि वो मेरे साथ बैठे थे और मैं वहाँ पर बैठा ना कि मैंने सोचा 5 मिनट रेस्ट करके अंदर चलते हैं। तो वो भाई मेरे पास आ गया, कहता मेरे को आपके साथ फ़ोटो लेनी है। और फिर मेरी उससे बात शुरू हो गई, क्योंकि उसको थोड़ी थोड़ी ना इंग्लिश आती थी। तो मेरे से पूछने लग गया कि आप फेसबुक चलाते हो? मैंने कहा हाँ मैं चलाता हूँ। कहता हमारे यहाँ चलती नहीं है। मैंने कहा कि मेरे से पूछने लगा फिर ये वीडियो कहाँ पर पोस्ट करोगे आप जो वीडियो बना रहे थे? मैंने कहा यूट्यूब पे। कहता हम यूट्यूब भी यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा नहीं, तुम VPN यूज़ करके कर सकते हो यूट्यूब यूज़। तो कहते कि नहीं हम VPN नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि मैंने कहा क्यों? कहते कि मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि ये VPN जो है वो डेंजरस है तुम्हारे लिए, तुम्हें बाहर की चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। मतलब मैं शौक हो गया ये सुनकर, मतलब कि इनके दिमाग में ना बहुत से लोगों के चाइनीज़ के दिमाग में डर है। मेरे को पहले ये
सुनी सुनी खबर मिली थी कहीं से, लेकिन मेरे को यकीन नहीं था, मेरे को लगा ऐसा थोड़ी होगा। लेकिन सच में लोगों के मन में, दिमाग में ये डर है कि तुम्हें बाहर की चीज़ें नहीं देखनी है, और इनकी गवर्नमेंट भी यही चाहती है, और इनके पेरेंट्स भी इनसे यही चाहते हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट जो कहेगी, यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा मानते हैं गवर्नमेंट की बातें। तो भाई ये सीन है यहाँ का, चाइना का। मतलब मेरे को बड़ा अजीब लगा यार कि कमाल है ना, लोगों को वीपीएन से डर लगता है, बल्कि वीपीएन तो हम सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं। पर चलो जैसा इनका कल्चर है यार, मैं तो सही कहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर की चीज़ें ना देखे तो अच्छा ही है, अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखते हैं, वो मेरे को अच्छी चीज़ लगती है। सिक्योरिटी चेक वगैरह हो गई है भाई, आपको मैं मेरी टिकट दिखा देता हूँ। B18 लिखा हुआ है, मेरे को B18 गेट नंबर पे जाना है। आप स्टेशन देखो भाई, कितना बड़ा स्टेशन है, और लोग देखो कितने बैठे हैं। आपको पता ही है भाई, दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना की, इंडिया के बाद, तो इतने लोग तो होंगे। लेकिन मैनेजमेंट मेरे को बहुत अच्छी लगी यार, इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी बिल्कुल फास्ट प्रोसेस रहता है, सिक्योरिटी चेक में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, और टिकट लेने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर आपके पास लोकल कार्ड वगैरह है, या फिर आपके पास ऑनलाइन आप टिकट ले सकते हो, trip.com जो है, वहाँ से आप लोकल कोई भी चाइना की ट्रेन की टिकट ले सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा चार्ज लगता है। लेकिन मैं इनके लोकल एक्सपीरियंस देखना चाहता था कि यहाँ के स्टाफ को इंग्लिश आती है या नहीं आती है। सही बताऊँ, जो सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं लोग, या फिर जो स्टाफ है यहाँ पर, सबको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है कि आप टिकट आराम से खरीद सकते हो, इतनी इंग्लिश इनको आती है। थोड़ा सा मैं आपको स्टेशन और दिखा देता हूँ। यहाँ सामने आप देख सकते हो, ये मसाज वाली कुर्सियाँ लगी हुई है, आप देख सकते हो, शायद इनकी चार्ज है। इसके ऊपर स्कैन कोड लगा हुआ है, आप पेमेंट करके शायद इस पर बैठ सकते हो, और अगर खाली बैठना चाहो तो खाली भी बैठ सकते हो। काफ़ी बढ़िया सिस्टम लगा यार मेरे को चाइना का। चलो अपना गेट नंबर देख सकते हो, बिल्कुल लास्ट में है, यहाँ पर B10 है, सामने आएगा B18। तो चलते हैं भाई, आपको चाइना की एक हाई स्पीड ट्रेन दिखाता हूँ कि कैसी रहती है। चेक इन शुरू हो गया है, तो चलते हैं अंदर। मैं तो यहाँ से चेक इन कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे को वहीं से करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इनकी लोकल आईडी के लिए शायद काम करता है, पासपोर्ट के लिए काम नहीं करता है। तो मैं इनको दे देता हूँ ये पासपोर्ट। आप देख लो, यहाँ पर कोई भी वीडियो बनाने के लिए नहीं रोकता है, आप किसी के मुंह पे कैमरा डाल दो चाहे। थैंक यू शेषे। अभी मैं आपको इनका प्लेटफॉर्म भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। यहाँ पर एसी नहीं है भाई, काफ़ी गर्मी है, और यहाँ पर हर जगह आपको ना ऐसे डस्टबिन दिखेंगे, जहाँ पर स्पेशली ट्रे बनी होती है सिगरेट के लिए, क्योंकि लोग यहाँ पर सिगरेट बहुत पीते हैं। और ये वाली ट्रेन देखो आप, कितनी क्यूट सी है। मेरी जो ट्रेन है वो पीछे वाली है। अगर आपको पता लगाना हो ना, तो आपको ट्रेन आपकी कैसे ढूंढनी है, तो आप ये देखो, टिकट के बीच में बिल्कुल आपका G9630 ट्रेन नंबर लिखा होगा, और ऊपर बोर्ड पे भी आपका ट्रेन नंबर लिखा होगा, तो आप पता लगा सकते हो कौन से प्लेटफॉर्म पे आपकी ट्रेन आएगी। ये वाली मेरी ट्रेन है, और आपको अगर डब्बा नंबर पता लगाना है ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पर डब्बा नंबर 5 लिखा हुआ है, और 6:32 हुए हैं। अभी 6:43 पे चलनी चाहिए। लेकिन अगर ट्रेन पहले ही फुल हो जाती है, अगर इनको पता चल जाता है कि हाँ ट्रेन अब फुल हो गई है, तो ये पहले भी चला देते हैं ट्रेन को। तो मैं इन भाई से पूछ लेता हूँ कि मेरा डब्बा कौन सा है और कैसे खुलेगा। यार मेरा डब्बा तो बंद ही लग रहा है। हेलो हेलो, क्या क्या कुछ ऐसी दिखती है अंदर से ट्रेन। मेरी सीट नंबर है 7C। तो देखते हैं भाई, विंडो सीट आज मिली है या नहीं मिली है। आयल सीट मिली है, आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ सामने। तो ये वाली सीट मेरी सीट है। चलो सामान वगैरह रखते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेन। देखो ऐसी कुछ दिखती है ट्रेन। सामने आपको ट्रेन की इन्फॉर्मेशन सब कुछ देखने को मिलेगी। नॉर्मल ट्रेन है, सही बताऊँ ठीक ठाक है, लेकिन प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो अच्छी है ट्रेन। ऊपर सामान रखने की जगह आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप बीच में देख सकते हो, कैमरे वगैरह भी लगे हैं। अगर विंडो सीट मिली होती तो मैं आपको बाहर के कुछ व्यू भी दिखा पाता, लेकिन अभी तो कुछ नहीं दिखा पाऊँगा मैं आपको। आप सामने देख सकते हो 7:08 हुई है, और 6:42 पे ट्रेन चली थी। सिर्फ 26 मिनट के अंदर मेरा स्टेशन आ गया है।
कमाल है ना भाई यार, 120 किलोमीटर सिर्फ 26 मिनट के अंदर। ये वाली ट्रेन से मैं अभी उतरा हूँ और सामने आप स्काई देखो कितना ऑरेंज कलर का हुआ पड़ा है ना। और भाई अभी मैंने बाहर उतर के देखा है कि सच में मैं पहुंच गया या नहीं पहुंचा, क्योंकि यार मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा कि सच में इतनी जल्दी ट्रेन पहुंच गई 120 किलोमीटर के लिए। और मैं अफ्रीका में था भाई, अफ्रीका में 120 किलोमीटर के लिए आपको 12 घंटे लग जाते थे यार। वो लोगों ने ये चीज़ देखी नहीं है भाई। अगर वो लोग यहाँ पर आकर ये चीज़ देखेंगे तो आप सोच के देखो कि कितना शौक हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको इनका ग्वांजो का जो प्लेटफॉर्म है वो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, कितनी ट्रेन चल रही है आप देख सकते हो। और मुझे उम्मीद थी कि ये ट्रेन 180-190 की स्पीड में चलेगी, भाई 300 किलोमीटर की स्पीड से चली है। आपको टाइम ही नहीं मिलता है कि कब आप बैग रखो, बैग रख के 2 मिनट रेस्ट करते हो, इतने में स्टेशन आ जाता है। तो चलो भाई अभी स्टेशन तो ये भी काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर चलते हैं, आपको थोड़ा सा मैं स्टेशन अंदर से दिखा देता हूँ और फिर चलते हैं मेट्रो यहाँ से लेकर मेरे हॉस्टल की तरफ। ग्वांजो का रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है भाई, आप देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया बना रखा है। लेकिन यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही यहाँ पर कि यहाँ पर 2 अलग अलग टाइप की मेट्रो का बोर्ड लगा हुआ है, एक तो फोसन मेट्रो और एक ग्वांजो मेट्रो। पता नहीं अब ये कौन सी में मैं जाऊँ। और मैं इन्फॉर्मेशन काउंटर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ, लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहा है किधर है। तो मैं सोचता हूँ कि जिधर टिकट का बोर्ड लगा हुआ है ना, तो मैं उधर चला जाता हूँ टिकट की साइड, तो शायद उधर इन्फॉर्मेशन काउंटर भी होगा टिकट के आसपास, तो उधर ही चलते हैं। उस साइड का बोर्ड लगा हुआ है टिकट के लिए, तो वो देखो ऊपर आप देख सकते हो, वहाँ ऊपर ही ऊपर टिकट लिखा है और टिकट का इस साइड बोर्ड लगा हुआ है। सही बताऊँ तो बहुत बड़ा ग्वांजो का स्टेशन है, रेलवे स्टेशन शेंजन से भी बड़ा स्टेशन है। लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी बसों के भी बोर्ड लगे हुए हैं, बहुत सारी मेट्रो के भी बोर्ड लगे हुए हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं कौन सी मेट्रो लेकर जाऊँगा आप। और मेरे को जो मेरे हॉस्टल का एड्रेस है ना, वो मैं इन्फॉर्मेशन काउंटर पे दिखाऊंगा, तो वो मुझे बता देगा कि कौन से स्टेशन पे तुम्हें उतरना है। तो मैं इसीलिए इन्फॉर्मेशन काउंटर पे जा रहा हूँ। कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत हो ना कि आपको पता नहीं चल रहा कि मुझे कहाँ जाना है, तो इन्फॉर्मेशन काउंटर ढूंढ लिया करो। हर स्टेशन पे आपको इन्फॉर्मेशन काउंटर मिलता है यहाँ चाइना के अंदर, और वो बंदे को इंग्लिश भी आती होती है, तो वो अपने आप आपको बता देगा कि किस साइड जाना है। अभी मैं आ गया हूँ भाई इनके मेट्रो स्टेशन की एंट्री पे, और आप पीछे देख सकते हो ये मशीन लगी हुई है। तो वहाँ पर एक लेडी खड़ी थी जो मशीन में टिकट लेने के लिए मदद कर रही है। तो मैंने उससे पूछ लिया कि मेरे को कौन से स्टेशन पे जाना है, तो उसने मेरे को स्टेशन तो बता दिया। लेकिन आपको अगर याद हो, जब मैंने एंट्री ली थी चाइना के अंदर, तो ये कार्ड लिया था मैंने मेट्रो का, लेकिन ये कार्ड सिर्फ चलेगा शेंजन मेट्रो के अंदर। कैन आई चेंज दिस कार्ड? यू स्पीक इंग्लिश? दिस इज शेंजन मेट्रो, आई वॉन्ट टू चेंज दिस टू ग्वांगजोंग मेट्रो। ओके, This card can use. आई कैन यूज हियर? Yeah. ओके, थैंक यू सो मच। अभी आपने देखा भाई, इस भाई ने बोला कि ये कार्ड तुम यूज़ कर सकते हो। चलो भाई और ही अच्छा हो गया। लेकिन उस लेडी ने मेरे को बोला था कि यहाँ से चेंज हो जाएगा कार्ड, तो आप चेंज भी करवा सकते हो। तो देखते हैं भाई चलता है कि नहीं चलता। चलता है भाई कार्ड ये। उस लेडी ने मेरे को बता दिया कि कौन सा स्टेशन है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ भाई, ताकि आपके लिए चाइना में ट्रैवल करना इजी हो जाए। पहले मैं शेंजन के अंदर था, तो वहाँ पर शेंजन मेट्रो का ऐप था। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्वांजो मेट्रो का भी ऐप है, तो मैंने ये ऐप डाउनलोड कर रखा है। अगर आपको स्टेशन के नाम पता है ना, तो आप इसमें स्टेशन डालो, आपको पता चल जाएगा कहाँ पर चेंज करनी है, कहाँ पर चेंज नहीं करनी। तो इस ऐप से आपको ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ भाई, चाइना में हर जगह आपको ना भीड़ बहुत मिलेगी। मतलब कहीं पर भी चले जाओ आप, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, फुल भीड़ मिलेगी। लेकिन भीड़ होने के बाद भी यार इनका सिस्टम ना इतना अच्छा रहता है। जैसे कि अपनी दिल्ली मेट्रो का भी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इतनी भीड़ होने के बाद भी सब कुछ जो है आराम से चलता रहता है। वैसा ही चाइना के अंदर है। मेरे को ऐसा ही लगता है कि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा यहाँ के मेट्रो स्टेशन और दिल्ली के मेट्रो स्टेशन। दिल्ली की भी जो मेट्रो है ना, काफ़ी अच्छी मेट्रो है। जो सामने आपको गेट दिख रहा है ना, वो मेरा मेट्रो स्टेशन था। वहाँ से मैं बाहर निकल गया, और बाहर निकलते ही देखो मैंने क्या देखा भाई। सच में बाहर निकलते ही मेट्रो स्टेशन से आपको पता लग जाता है कि हाँ, ये सिटी एक ओल्ड सिटी है चाइना की। क्योंकि जब मैं शेंजन में था तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं आ रही थी कि ऐसे पुराने पुराने जो टेम्पल टाइप जो चाइनीज़ आर्किटेक्चर है, वो आपको बहुत कम देखने को मिला था शेंजन में। यहाँ ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको दिखने लग गया। आप देख सकते हो
इस साइड भी आपको चाइनीज़ स्टाइल पुराना आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। यही चीज़ मैं देखना चाहता था भाई, काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था। फाइनली आज यहाँ पर आपको देखने को मौका मिलेगा। आप देख सकते हो ये पतली पतली गलियाँ, ये चीज़ जो है ना, ये रियल चाइना भाई, ये मैं देखना चाहता था। यहाँ पर आप सोच रहे हो ना कि ये कचरा पड़ा है, ये नहीं है कि भाई यहाँ से जो ट्रक वाले आते हैं वो उठा कर लेकर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कचरा पड़ा है। ये देखो यहाँ पर रियल आपको फील आएगी कि सच में मैं चाइना के अंदर हूँ। देखो छोटी छोटी दुकानें जो साइड में लगी होती है। फाइनली मैं मेरे हॉस्टल के अंदर पहुँच गया। यहाँ पर एक टैक्सी खड़ी है, लोकल टैक्सी, ये चलती नहीं है भाई, वैसे ही इन्होंने खड़ा रखी है शो दिखाने के लिए। थोड़ा सा मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो आप, कुछ ऐसा मेरा हॉस्टल दिखता है। और अभी आप चलते हैं बाहर, कुछ खाना पीना करके आते हैं, क्योंकि भाई हॉस्टल तो मैं आपको बाद में भी दिखा दूंगा, मार्केट वगैरह बंद ना हो जाए, इसीलिए कुछ खा पी कर आते हैं और फिर मैं आपको हॉस्टल दिखा दूंगा। ये हॉस्टल जो मुझे पड़ा है वो 50 यान का पड़ा है, 50 यान इंडिया के हो गए 500 रुपये। तो ये जो सिटी है भाई काफ़ी ज़्यादा मेरे को इंटरेस्टिंग लगी। मॉडर्न सिटी बिल्कुल नहीं है, ये देखने से आप पता लगा सकते हो, बिल्कुल मॉडर्न नहीं है, मतलब कुछ भी आपको मॉडर्न नहीं दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सामने, अगर मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा, बस साफ़ सुथरी शेंजन से थोड़ी कम है ये। और आपको यहाँ एक्कू दिक्कू टूरिस्ट भी देखने को मिल जाएंगे, और जो टूरिस्ट सिर्फ एक एक दो दो तीन तीन दिन के लिए आए हैं, ज़्यादा चाइना में कोई भी ट्रैवल नहीं करना चाहता। एक बात बताऊं मैं आपको, कंफर्टेबल जो ट्रैवलर है ना वो चाइना में ट्रैवल नहीं कर सकते। जो खुद से मेहनत करना नहीं चाहता, जो कि इधर उधर ज़्यादा चल नहीं सकता, जो कि आलसी है, वो चाइना में ट्रैवल नहीं कर सकता। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ भाई, क्योंकि अभी मेरे को 2 टूरिस्ट मिले यहाँ, एक जर्मनी से था, एक पता नहीं कहाँ से था। वो दोनों ये बोल रहे हैं कि हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं है, हमें एड्रेस ही नहीं मिलता है, कोई गूगल मैप वगैरह चलता ही नहीं है। मतलब वो तंग हुए पड़े थे दोनों लोग। लेकिन सही बताऊं भाई, मेरे को तो ठीक लगा यार, सही बताऊं, मैं वेस्ट अफ्रीका में ट्रैवल करके आ गया हूँ, तब ये तो कुछ भी नहीं है यार। वेस्ट अफ्रीका मैं मानता हूँ कि दुनिया की सबसे मुश्किल जगह है ट्रैवल करने के लिए। सही बताऊं तो भाई रेस्टोरेंट तो बहुत है, चारों तरफ आपको रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट दिखेंगे, जिधर आपकी नज़र जाएगी सब जगह आपको रेस्टोरेंट दिखेंगे, आप देख सकते हो। लेकिन भाई अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं जाऊं कौन से रेस्टोरेंट में। यहाँ चौक के पास भाई एक रेस्टोरेंट मिला था जिसमें सामने ना फ्राइड राइस बने हुए थे, आप कोने में देख सकते हो। तो भाई मैंने फ्राइड राइस मंगा लिए हैं, बहुत दिन से राइस वगैरह अपना जैसा दो खाना होता है ना वो नहीं खाया था, तो मैंने सोचा आज चावल ही खा लेते हैं। काफ़ी ठीक ठाक सा रेस्टोरेंट है, बाकी प्राइस वगैरह मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कितने का पड़ा। लेकिन एक चीज़ देखना आपको चाइना में ना, ये हर जगह मिलेगी। ये पावर बैंक है भाई, ये चार्ज हो रही है पावर बैंक, आप स्कैन करो, थोड़े बहुत रेंट के पैसे शायद पे करो और पावर बैंक निकाल के ले जाओ, और कहीं जहाँ पे भी ये बॉक्स मिले उसमें वापस डाल दो। सही बताऊँ भाई, ये आपको हर जगह मिलेगा, हर जगह, मतलब कमाल है भाई, मतलब कि कुछ अलग ही चल रहा है यहाँ की दुनिया में। मतलब कि तुम स्कूटर की बैटरी का स्टेशन है, कहीं आप बैटरी चेंज कर लो, यहाँ पावर बैंक का स्टेशन मैंने पहली बार देखा है भाई। ये सामने वाला जो रेस्टोरेंट देख रहे हो, यहाँ पर मैंने खाना खाया था, यहीं पर ये पावर बैंक वाली लगी हुई है। खाना मुझे पड़ा 130 रुपये इंडियन का, सिर्फ 13 का पड़ा भाई। चलो भाई चलते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई चाइना में ना आपको सब कुछ अच्छी मिलेगी, प्रॉपर मिलेगी, और मतलब कि सस्ती मिलेगी यार, ये चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी। चलो अभी हॉस्टल चलते हैं वापस, मैं आपको हॉस्टल दिखा देता हूँ। यहाँ से मेरा हॉस्टल ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ सामने वाले कोने पे है। अगर आपको किसी भी देश के सेफ्टी के बारे में पता लगाना हो ना, आपको एक चीज़ आप नोटिस कर लेना, मैं आपको बताता हूँ। देखो जितने भी स्कूटर यहाँ पर खड़े हैं ना, सबके हेलमेट नॉर्मली पड़े हैं, किसी के लॉक नहीं लगा हुआ, सब ने ऐसे ही हेलमेट टांग रखे हैं। इस चीज़ से आप पता लगा सकते हो भाई कि कंट्री कितनी सेफ़ है। मेरे को ना थोड़ा इस जगह पर आकर ना डर लग रहा था कि क्या पता ये जगह सेफ़ है या नहीं है, क्योंकि शेंजन तो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ था। अब ये छोटी सी चीज़ मैंने नोटिस की, इससे मुझे पता चल गया कि हाँ ये जो जगह है ना सेफ़ है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बंदा हेलमेट को लॉक नहीं लगा रहा। जैसे अपने इंडिया में अपन क्या करते हैं, हेलमेट को लॉक रखते हैं एक बाइक के साथ और लॉक से ताला लगाकर फिर बाइक के ऊपर हेलमेट छोड़ के जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ नोटिस करना आप अपने आप सीख जाओगे जब आपने बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लिया, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से आपको पता चलता है कोई भी जगह के बारे में कि सेफ़ है या नहीं है। क्योंकि पहली बार आप कोई जगह पे आते हो तो आपको ऐसा लगता तो है ही ना कि भाई डर है कि सेफ़ है या नहीं है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपको बता देती है कि सेफ़ है या नहीं। चलो मैं मेरे हॉस्टल में पहुंच गया हूं और आपको मैं थोड़ा सा मेरा हॉस्टल है ना अंदर से भी दिखा देता हूं। और मेरे हॉस्टल में जो एंट्री है ना वो कार्ड से होती है।
यहाँ पर मेरा कार्ड है, एक बार मैं कार्ड निकाल लूँ। देखो लेज़ी गागा मेरे हॉस्टल का नाम है, ये देख सकते हो भाई, कुछ ऐसा मेरा हॉस्टल है। और यहाँ पर भी भाई वो पावर बैंक वाली चीज़ लगी हुई है। आपको पावर बैंक चाहिए तो आप यहाँ से स्कैन करके ले सकते हो। कुछ ऐसा दिखता है मेरा हॉस्टल। वहाँ पर किताबें वगैरह रखी है। और अगर एंट्री आपको करनी है ना तो आपको ये कार्ड जो है यहाँ पर लगाना पड़ेगा और फिर ये खुल जाएगा गेट, फिर ही एंट्री होगी। और सामने मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, गेमिंग मशीन वगैरह लगी हुई है, पूल टेबल भी है, काफ़ी कुछ है। और जो मेरा रूम है वो 5वें फ्लोर पे है। मैं आपको मेरा रूम भी दिखा देता हूँ। ये देख लो भाई, ऐसा कुछ मेरे को रूम मिला है। काफ़ी बड़ा बेड मिल गया, ये वाला बेड है। चलो भाई, अब मैं आपसे मिलूँगा कल सुबह। अगले दिन में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं चाइना के एक ऐसे पार्ट में खड़ा हूँ जिस पार्ट ने पूरे चाइना की जो किन डायनेस्टी हुआ करती थी, जो कि पूरे चाइना के ऊपर राज किया करती थी, उसको कमज़ोर कर दिया था। अभी मैं खड़ा हूँ एक शामेन आइलैंड के ऊपर जो कि पर्ल रिवर से सराउंडेड है। सबसे पहले मैं आपको इस आइलैंड का मैप वगैरह दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से जो है ना इसकी हिस्ट्री समझ में आए। क्योंकि आप मेरे पीछे जब वीडियो में देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ सच में ये ऐसा लग ही नहीं रहा है कि चाइना है, क्योंकि ये आपको यूरोपियन कॉलोनियल स्टाइल स्ट्रक्चर दिखेगा। वो क्यों दिखेगा वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन सबसे पहले जिस आइलैंड पर मैं खड़ा हूँ उसका मैप आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो है ये शैमन आइलैंड है, आप देख सकते हो, शमियान आइलैंड। मेरे को प्रोनाउंस ढंग से करना नहीं आ रहा, आप माफ़ कर देना। लेकिन इसका आप मैप देखोगे ना, ये पर्ल रिवर है जो कि साउथ चाइना सी के अंदर जाकर मिलती है यहाँ से। और ये पूरा आइलैंड जो है इसी रिवर से सराउंडेड है। इस पार्ट की चाइना के अंदर ना एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, क्योंकि ये पहली बात तो चारों तरफ से सराउंडेड था रिवर से और ट्रेड करना बहुत ज़्यादा आसान था। आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों था। चलो धीरे धीरे चलते हैं और आपको मैं सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि गोंजो के अंदर आपको मिक्स कल्चर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो मेरे पीछे, यहाँ पर पोर्तुगीज़ आए, यहाँ पर ब्रिटिशर आए, यहाँ पर डच भी आए और यहाँ पर फ्रेंच भी आए और यहाँ पर जैपनीज़ भी आए। इन सारे देशों ने ना चाइना के इस पार्ट के ऊपर राज किया है। आप चलते हैं बिल्कुल सेंटर के अंदर और मैं आपको हिस्ट्री जो है डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसा क्या था इस पार्ट के अंदर जो कि इतने लोगों ने इस पार्ट को अट्रैक्ट किया। और अगर मैं आपको रिवर दिखाऊं, पर्ल रिवर आप देख सकते हो, और इस रिवर से दूसरी साइड का एरिया आपको डेवलप दिखेगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस पार्ट के अंदर आपको जो है बिल्कुल जो है कॉलोनियल स्टाइल स्ट्रक्चर, बिल्डिंग वगैरह देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो ये तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सेंटर में चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा यूरोपियन पावर्स का यहाँ पर इन्फ्लुएंस रहा है। अगर आप सामने देखोगे तो आपको चारों तरफ कॉलोनियल स्टाइल बिल्डिंग दिखेगी, यूरोपियन आर्किटेक्चर दिखेगा। और अभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका कारण क्या है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भाई यहाँ पर जो है इस जगह पे ग्वांजो के आसपास के एरिया में टी और सिल्क का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है। इसीलिए जो किन डायनेस्टी थी जिस पे इसका राज था, जो कि पूरे चाइना पे राज करती थी, उसने यहाँ पर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा था। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था इसके चारों तरफ रिवर लगती है, तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट करना काफ़ी ईजिली था। और ब्रिटिशर जो है उस समय यहाँ से टी और सिल्क काफ़ी हाई क्वांटिटी में खरीदते थे। और उस समय जो ट्रेड हुआ करता था वो सिल्वर कॉइन्स के अंदर हुआ करता था। और सिल्वर कॉइन्स जो रिजर्व है वो एक मेन होता था। आज के दिन गोल्ड रिजर्व है, उस समय सिल्वर रिजर्व एक मेन जो सोर्स ऑफ इकोनॉमी माना जाता था और एक इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग दिखाता था। लेकिन ब्रिटिशर जो है यहाँ से मैसिव क्वांटिटी में सिल्वर और टी खरीदा करते थे, तो वो ट्रेड डेफिशिएंट हो गए चाइना के खिलाफ। ट्रेड डेफिशिएंट क्या होता है कि चाइना जो है वो एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा था ब्रिटिशर को, लेकिन इंपोर्ट कुछ कर नहीं रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर के पास ऐसा कुछ था ही नहीं कि भाई कि वो चाइना को दे सके। तो इसीलिए ब्रिटिशर को ये डर हुआ कि तो चाइना का जो सिल्वर रिजर्व है वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हमारा सिल्वर रिजर्व है जो डिक्रीज कर रहा है। और ये चीज चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और उस समय ब्रिटिशर्स का राज इंडिया के ऊपर भी हुआ करता था। और आप सभी को पता ही है इंडिया, पाकिस्तान
और जो अफ़गानिस्तान है, इनके अंदर जो ओपीएम अफ़ीम है वो अच्छी क्वांटिटी में ग्रो करती है और ये दुनिया की ऐसी कुछ कंट्री है जहाँ पे ओपीएम ग्रो करती है। तो ब्रिटिशर का वहाँ पर राज था इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, तो ब्रिटिशर ने एक चाल खेली चाइना के साथ कि यहाँ पर इलीगली जो ओपीएम है वो भेजनी शुरू कर दी 1700 के अंदर। और 1700 से लगभग 139 साल 1839 तक 139 साल तक ओपीएम यहाँ पर इलीगली भेजते रहे। और जो चाइना के जो मर्चेंट्स थे ना, वो इलीगली जो ओपीएम खरीद के चाइना में बेच रहे थे। और जो सिल्वर कॉइन में ट्रेड हुआ करती थी, तो ब्रिटिशर का फिर से सिल्वर कॉइन इंक्रीज करने लग गए और चाइना के डिक्रीज करने लग गए। ये चीज़ यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आई और बहुत सारे जो लोग हैं चाइना के अंदर वो ओपीएम के एडिक्ट हो गए, मतलब गंदी तरह से एडिक्ट हो गए। और कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू किए। इसीलिए यहाँ पर इसी आइलैंड के ऊपर भाई 20,000 चेस्ट एक यूनिट होता है ओपीएम की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, और एक चेस्ट के अंदर 60 किलो ओपीएम होती है। तो मतलब 1,20,000 किलो ओपीएम इसी आइलैंड पे चाइना की गवर्नमेंट जो किन डायनेस्टी थी उसको मिली। तो उन्होंने क्या किया, वो सारी की सारी जो ओपीएम है वो जला दी, क्योंकि लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे और किन डायनेस्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। पता तो उन्हें था भी इलीगल ट्रेड हो रहा है, पर लेकिन ब्रिटिशर की जो नेवल पावर थी ना 18th सेंचुरी के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और चाइना को भी ये भी पता था कि हम वॉर लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब किन डायनेस्टी ने जो ओपीएम जलाई यहाँ पर, तो भाई ब्रिटिशर्स को ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो उन्होंने यहाँ पर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद ये ओपीएम वॉर 4 साल चला, 1839 से 1842 तक 3.5-4 साल के आसपास चला। उसमें काफ़ी लोग मारे गए, लगभग चाइना के 10 से 20,000 सोल्जर मारे गए, लेकिन ब्रिटिशर के कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, 300-400 सोल्जर मारे गए। फिर क्या हुआ, चाइना के दोबारा ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी साइन की गई जिसे ट्रीटी ऑफ नैनकिन बोलते हैं। उस ट्रीटी के अंदर जो हांगकांग आइलैंड है, अगर आपने हांगकांग वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि हांगकांग आइलैंड ब्रिटिशर के अंदर आ गया ओपीएम वॉर की वजह से। तो वो ओपीएम वॉर यहीं पर हुआ था भाई। इस ओपीएम वॉर की वजह से हांगकांग आइलैंड वो चला गया ब्रिटिशर्स के पास। और ब्रिटिशर ने और भी डिमांड रखी भाई, 5 पोर्ट इनके जो है चाइना के वो खुद अपने अंडर ले लिए ट्रेड करने के लिए। और पहला जो पोर्ट खुला था वो ग्वांजो का ही पोर्ट था। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये लोकेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इतनी सारी कॉलोनियल स्ट्रक्चर यहाँ पर बिल्डिंग दिखेगी। फिर कुछ सालों तक तो बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन 1856 के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर इसी पोर्ट पर, ग्वांजो के पोर्ट पर, एक ब्रिटिशर्स की शिप थी जिसका नाम था एरो। वो एरो शिप चाइना की गवर्नमेंट ने कैप्चर कर ली और जितने भी वहाँ पर स्टाफ था सबको अरेस्ट कर लिया। ये चीज़ भाई ब्रिटिशर को पसंद नहीं आई और ब्रिटिशर तो कोई बहाना चाहते थे चाइना के ऊपर अटैक करने का, और उन्हें बहाना मिल गया। फिर फ्रेंच और ब्रिटिशर ने मिलकर फिर से चाइना के ऊपर बहुत हाई क्वांटिटी में बमबारी की, काफ़ी लोग मारे गए। और फिर ये वॉर जो है ओपीएम सेकंड वॉर बोलते हैं, जिसे एरो वॉर भी बोल देते हैं, क्योंकि उस शिप की वजह से ये वॉर हुआ था। ये वॉर जो 1856 से 1860 तक चला, 4 साल के आसपास, जिसमें फिर से भाई चाइना के बहुत सारे सोल्जर मारे गए और चाइना फिर से ये वॉर हार गया। फिर क्या हुआ, चाइना को कुछ और पोर्ट जो है अपने देने पड़े ट्रेडिंग के लिए, काफ़ी चाइना को नुकसान हुआ। उस समय जो ये ग्वांजो पूरा एरिया जो है ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया और ये जो आइलैंड है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक ब्रिटिशर्स को मिला और दूसरा पार्ट जो है वो फ्रेंच को मिला। और उस समय जो इनकी किंग डायनेस्टी थी ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी सिर्फ इन 2 वॉर की वजह से। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक ऐसा आइलैंड है जो भाई इतनी बड़ी किंग डायनेस्टी को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया था। फिर काफ़ी सालों तक ब्रिटिशर्स का ही राज रहा यहाँ जगह पे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के समय क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 में इंग्लैंड वाले बिजी हो गए और इसीलिए जापान ने भी एंटर कर दिया भाई यहाँ पर। जापान ने लगभग 5-7 साल यहाँ पर एंट्री ली, कुछ राज किया, लेकिन 1949 के अंदर ये जो है एरिया सब छोड़कर चले गए और ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्ट बन गया। तो मतलब एक तरह से मैं आपको बता दूं कि चाइना जो आज़ाद हुआ यूरोपियन पावर से वो 1949 में हुआ, इंडिया के 2 साल के बाद। तो ये भाई पूरी हिस्ट्री थी। और यहाँ पर बीच में पोर्तुगीज़ आए थे 16th सेंचुरी के अंदर। ये थोड़ा सा मैं आपको पार्ट बता देता हूँ क्योंकि पोर्तुगीज़ का ज़्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ पर रहा नहीं है। आपको पता ही है पोर्तुगीज़ 15 से 16th सेंचुरी के बीच में ही चारों तरफ एक्सप्लोरेशन की थी और सबसे पहले वही यूरोपियन थे जो यहाँ पर चाइना के अंदर एंटर किए थे।
और उनका कुछ ज़्यादा चल ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि वो पुर्तगीज़ जो है वो ट्रेडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, वो वॉर वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है कि हम लड़ेंगे तो हमारा भी नुकसान होगा। वो थोड़े समझदार है, तो इसीलिए वो छोड़कर इसको चले गए और वो सेटल हो गए मकाओ के अंदर। और आपने अगर मेरी मकाओ वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया है कि मकाओ के अंदर पुर्तगीज़ ने 400 साल राज किया, और वहाँ पर भी आपको एक ऐसा एरिया दिखेगा जहाँ पर कि टोटली पुर्तगीज़ का इन्फ्लुएंस है। तो ये भाई टोटली हिस्ट्री है, मैंने आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है चाइना के ऊपर, लेकिन किसी ने आपको डिटेल में हिस्ट्री वगैरह ये पार्ट दिखाया ही नहीं है, क्योंकि मैं चाइना जब तक नहीं आया था उससे पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि आपको चारों तरफ सिर्फ चाइना का ही इन्फ्लुएंस दिखेगा, कहीं पर भी आपको यूरोपियन वगैरह कोई दिखेगा नहीं। लेकिन भाई इस एरिया को देखकर आप बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि आप चाइना के अंदर हो या यूरोप के अंदर हो। आप देख लो चारों तरफ, और इस आइलैंड से बाहर निकलते ही मैं आपको दिखाऊंगा पूरा चाइना आपको अच्छे से डेवलप दिखेगा, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखेगी, टेक्नोलॉजी दिखेगी। वो चीज़ें आपको सब ने दिखाई है, लेकिन वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये यूरोपियन वाला पार्ट तो मैंने आपको दिखा दिया जो कि ग्वांजो की हिस्ट्री से रिलेट करता है, लेकिन इनकी हिस्ट्री यूरोपियन पावर से पहले भी तो थी भाई, वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो अब चलते हैं आप उस जगह पे जहाँ पर कि चाइना की किन डायनेस्टी का राज था, जो अपना आर्किटेक्चर दिखाया हुआ है, वो जगह भी आपको दिखाएंगे। तो भाई अगर मेरी मेहनत थोड़ी बहुत भी आपको पसंद आ रही है ना, तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करना। मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार, इतना डिटेल में रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है, और मैं आप लोगों को इंटरटेनमेंट के साथ साथ जो है नॉलेज भी देना चाहता हूँ, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर आज के दिन की इस आइलैंड की बात की जाए ना, तो आपको चारों तरफ जितनी भी कॉलोनियल बिल्डिंग वगैरह दिखेगी, सब के अंदर जो है रेस्टोरेंट वगैरह, अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ खुल गए हैं। आप देख सकते हो कितनी सुंदर आर्किटेक्चर है ना। लेकिन भाई इसके पीछे की जो हिस्ट्री आपको मैंने बताई है वो बहुत ज़्यादा डार्क हिस्ट्री है। आज के दिन मैं सही बताऊं तो मैं चाइना की गवर्नमेंट की प्रेज़ करूंगा, क्योंकि उन्होंने आज के दिन भी ये प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अगर वो चाहते तो इस सब को डिस्ट्रॉय कर सकते थे, और उनके पास पैसे की तो कमी नहीं है, वो चाहते तो वैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर भी बना सकते थे। लेकिन ये अच्छी बात है कि इन्होंने इन चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये जो सामने 7-Eleven देख रहे हो, यहाँ से मैंने एक ये मॉन्स्टर ड्रिंक ले लिया है। सही बताऊं भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है चाइना के अंदर, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं पूरा पसीने से गीला हुआ पड़ा हूँ, और आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि ये टी शर्ट वाइट है ना, इसीलिए। और आपको बहुत कुछ दिखाना है, मेरे पास रेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अंधेरा होने से पहले पहले ये जो पार्ट है मैं आपको पूरा दिखा दूँ, फिर कहीं और भी चलेंगे। और चारों तरफ आपको यहाँ पर कॉलोनियल स्टाइल बिल्डिंग दिखेगी, देख सकते हो आप, ये सामने मेरे एक देख सकते हो, और इस साइड देख सकते हो। और ये जो बिल्डिंग है, इन्होंने एक बिल्डिंग यहाँ पर बड़ा सा होटल बना रखा है, अगर लोग कोई टूरिज़म के लिए आते हैं तो यहाँ पर रुक सकते हैं। देख लो सारी गलियां जो है आपको यूरोपियन स्टाइल में दिखेगी, सब लोग यहाँ पर फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, सब के सब। और आपको पता ही है भाई, चाइनीज़ को जितनी फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ है, इतना तो दुनिया में किसी को भी नहीं है। मज़ा आ रहा है भाई इस जगह पे ट्रैवल करके। मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मेरे को इस जगह के बारे में पता चला। मैं जब भी किसी जगह पे जाता हूँ ना, थोड़ा उसके बारे में रिसर्च कर लेता हूँ, ताकि मेरे को उसकी यूनिक चीज़ें पता चल सके। मैं इसीलिए ग्वांजो आया था, इस जगह को आपको दिखाने के लिए। अभी यहाँ पर ये कुछ बेंचेज लगे हुए हैं, तो यहाँ पर आराम से बैठ के ये ड्रिंक पीते हैं और फिर निकलते हैं अपनी अगली लोकेशन की तरफ। आप सभी को ये तो पता ही है, जहाँ पर भी यूरोपियन पावर कोई दूसरे रीजन के अंदर जाती है तो वहाँ पर अपना रिलीजन फैलाने की पूरी कोशिश करती है। और यहाँ पर भी चाइना के अंदर, ग्वांजो के अंदर भी ब्रिटिशर ने, फ्रेंच ने अपनी पूरी कोशिश की थी रिलीजन फैलाने की, और चर्च भी यहाँ पर काफ़ी बनाए। इस आइलैंड के ऊपर भी 2 चर्च उन्होंने बनाए, काफ़ी बड़े बड़े। लेकिन सही बताऊँ तो ग्वांजो के अंदर आप क्रिश्चियन की पॉपुलेशन देखोगे तो सिर्फ 1 से 2% के आसपास दिखेगी, कोई ज़्यादा आपको यहाँ पर क्रिश्चियन लोग नहीं दिखेंगे। आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया है कि जो इंडियन कम्युनिटी और जो चाइनीज़ कम्युनिटी है ना, वो किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में बहुत कम आती है, और बहुत, अगर काफ़ी हज़ारों सालों तक राज करने के बाद इन्फ्लुएंस उनका फैलता है। तो इसीलिए इंडिया
और चाइना के अंदर जो है क्रिश्चियन रिलीजन इतना जो यूरोपियन पावर है नहीं फैला पाए। लेकिन चर्च सही बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर चर्च इन्होंने बना रखा है। लेकिन आज के दिन भी ये चर्च ओपन है और बहुत से लोग मैंने देखा है चाइनीज़ अंदर जाकर फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे हैं। तो यही पार्ट था भाई, ये आखिरी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था इस आइलैंड की। ये सामने जो देख रहे हो ये पर्ल रिवर है और ये जो ब्रिज आप देख रहे हो ये इस आइलैंड को नई सिटी के साथ जोड़ता है। सबसे पहले ये आइलैंड ही यहाँ पर बसा था और आपको मैंने बताया है सबसे पहले यहाँ पर किंग डायनेस्टी का राज हुआ करता था। तो अभी टाइम आ गया है भाई कि किंग डायनेस्टी को आप एक्सप्लोर करें। इनका जो लोकल आर्किटेक्चर है चाइना का जो ग्वांजो के अंदर है वो आपको मैं दिखाता हूँ कि किंग डायनेस्टी ने कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और कैसा आर्किटेक्चर यहाँ पर डेवलप किया था यूरोपियन के आने से पहले। उस आइलैंड से मैं क्रॉस कर इधर आया हूँ, बीच में नदी है, ये रोड क्रॉस करते ही नदी है और उसके दूसरी साइड वो आइलैंड है जो मैंने आपको दिखाया जहाँ पर यूरोपियन इन्फ्लुएंस था। और इस साइड मैं कैमरा घुमाऊंगा तो आपको बिल्कुल विश्वास ही नहीं होगा कि इन्हीं बिल्डिंगों के बीच में वो आइलैंड है। वो इकलौता पार्ट ऐसा बचा है इस सिटी का जो कि आपको पुराना देखने को मिलेगा। बाकी जो पूरी सिटी है ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और पूरा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने बना दिया है। आपने देख ही लिया कि मैं अभी ग्वांजो के ना ओल्ड एरिया में आ चुका हूँ और पिछले आधे घंटे से मैं एक टेंपल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि इनकी किंग डायनेस्टी के अंदर बना था और काफ़ी सुंदर टेंपल है वो आपको दिखाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि किंग डायनेस्टी का जो आर्किटेक्चर वगैरह है कैसा हुआ करता था। आप देख सकते हो जो सारी बिल्डिंग वगैरह दिखेगी यहाँ पर आपको ओल्ड स्टाइल में दिखेगी और दुकानें भी जो है वो ओल्ड स्टाइल में दिखेगी। लेकिन मैं कब से गूगल मैप पे सर्च किए जा रहा हूँ, गूगल मैप मेरे को दूसरी साइड की लोकेशन दिखा रहा है, लेकिन जब मैं लोकल लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ तो लोकल लोग मुझे दूसरी डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि पिछले आधे घंटे से मैं इधर उधर घूमे जा रहा हूँ लेकिन वो जगह मुझे मिल नहीं रही है। अभी किसी ने मेरे को बताया कि ये जो सामने वाली गली जो आप दिख रही है कि इस गली के अंदर है, लेकिन मैं फिर भी किसी लोकल बंदे से फिर से ट्राई करता हूँ पूछने की यार कि सच में इस डायरेक्शन में है या नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत देर से ट्राई कर लिया, मिल ही नहीं रही है लोकेशन सही बताऊं तो। और एक बात बता दूं भाई, कभी भी आप है ना चाइना के अंदर गूगल मैप यूज़ मत करना, चाहे VPN यूज़ करके भी मत करना, क्योंकि सही एग्जैक्ट लोकेशन आपको मिलेगी नहीं। फाइनली भाई वो टेंपल मुझे मिल ही गया। लगभग 40 मिनट मैं इधर उधर घूमा फिर जाकर मुझे ये टेंपल की लोकेशन मिली है। और जिस लोकेशन पे अभी मैं खड़ा हूँ ना वहाँ से गूगल मैप ये 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है पैदल। तो भाई कम से कम 25-30 मिनट मैं उस साइड गया गूगल मैप की लोकेशन पे, वहाँ पे कुछ भी नहीं था और फिर मैं यहाँ पर आया हूँ। और जिस मेट्रो स्टेशन से मैं निकला था ना वो मेट्रो स्टेशन का गेट बिल्कुल मेरे पीछे है। मैं यहीं से निकल के गया था और उस समय मेरे को ये दिखा नहीं, क्योंकि जो चाइना की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं ना उसके बीच में बना हुआ है, तो आपको चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ही दिखेगी, आप देख सकते हो, और ये बीच में दिखता नहीं है दूर से। तो चलो भाई इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इनके किंग डायनेस्टी का एक पार्ट जो कि आपको उम्मीद है पसंद आएगा। ये देखो सामने सब कुछ लिखा हुआ है। टिकट प्राइस 10, मतलब कि इंडिया के 100 रुपये। 9 से 5:30 तक खुला रहता है। टिकट सेलिंग टाइम जो है वो 9 से 5 बजे तक। और ये यहाँ का टिकट काउंटर है और वहाँ से एंट्री होगी। तो चलो भाई टिकट मैंने ले ली है, आप देख सकते हो, तो एंट्री करते हैं अंदर। वैसे एक बात मैं आपको बताऊँ, चाइना में आप जहाँ पर भी जाओगे ना लगभग सब जगह आपको टिकट देकर ही एंट्री मिलेगी, लगभग सब जगह। यहाँ तक कि स्पेशली जो लोकल टूरिस्ट जहाँ पर जाते हैं ना वहाँ पर तो आपको स्पेशली टिकट देनी पड़ेगी, लेकिन जो बड़ी बड़ी जगह हैं मतलब इनके टावर वगैरह है सब जगह लगभग आपको टिकट ही देनी पड़ेगी। पता नहीं ऐसा क्यों सिस्टम है। चलो टिकट स्कैन करा लेते हैं और एंट्री लेते हैं। शेषे इस बिल्डिंग को बोलते हैं शेन क्लैन एंसेस्टर्स हॉल। मतलब कि ये जो बिल्डिंग है ना वो एक शेन फैमिली हुआ करती थी ग्वांजो के अंदर। वो जो है किन डायनेस्टी थी जो चाइना की, उसके अंदर काफ़ी अपनी पावर रखती थी। और जो शेन फैमिली के मेंबर मर चुके थे ना
उनका एंसेस्टर हॉल है। ये एक तरह का टेंपल बनाया गया था शेन फैमिली के वो मेंबर को वर्शिप करने के लिए जिनकी मौत हो चुकी है। तो ये पूरा जो बिल्डिंग आप देख रहे हो एक तरह से टेंपल ही है। इसमें जो यहाँ के लोग हैं वो शेन फैमिली को वर्शिप करते हैं, क्योंकि ग्वांजो के अंदर वो काफ़ी अपना इन्फ्लुएंस रखते थे और काफ़ी अच्छे काम किए हैं उन्होंने, इसीलिए ये इतना बड़ा हॉल इन्होंने बना रखा है। और इसका आर्किटेक्चर, अभी चलते हैं अंदर, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। भाई मेरे को ये आर्किटेक्चर है ना काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है, क्योंकि ऐसा आर्किटेक्चर आपको कुछ ही कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा। जैसे कि आप मान लो जो ताइवान हो गई, हांगकांग हो गई, मकाओ वगैरह में तो आपको थोड़ा ही देखने को मिलेगा, और चाइना के अंदर तो आपको ऐसा ही आर्किटेक्चर हर जगह देखने को मिलेगा। इसीलिए ये जो आर्किटेक्चर है ना काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, और कोई भी जो आर्किटेक्चर है ना दुनिया में उनसे मिलता जुलता नहीं है। एक चीज़ थोड़ी सी मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो आर्किटेक्चर आप देख रहे हो ना, इसे कैंटोनीज आर्किटेक्चर बोलते हैं। ये चाइनीज़ जो आर्किटेक्चर है उससे थोड़ा अलग है। ये अलग क्यों है? क्योंकि भाई जो मेन जो लैंग्वेज है ना चाइना की वो है मैंडरीन, लेकिन ग्वांजो सिटी के अंदर आपको सब लोग कैंटोनीज़, मतलब कि जो डोमिनेशन है ना वो कैंटोनीज़ लैंग्वेज का है, लेकिन चाइना के अंदर मैंडरीन बोली जाती है। और यहाँ पर कैंटोनीज़ क्यों है भाई? क्योंकि जो ये ग्वांजो शहर है ना इसका पूरा नाम कैंटोन हुआ करता था, और आज के दिन भी जो यूरोपियन है इसे कैंटोन के नाम से ही जानते हैं। बहुत कम लोग हैं यूरोप के अंदर जो इसे ग्वांजो के नाम से जानते हैं। इसीलिए ये जो सिटी है एक पूरा हिस्ट्री के अंदर एक बड़ा रोल प्ले किया है। ये सामने इनकी एक सूवनीर शॉप है और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। तो चलते हैं अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा बहुत इसके अंदर क्या कुछ है। और ये जो आपको मैंने म्यूज़ियम के अंदर जो शिप दिखाई थी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी इन्होंने रखी हुई है और काफ़ी सुंदर इन्होंने सामान यहाँ पर रखा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको अगर दिखाऊँ तो क्या ज़बरदस्त यार डेकोरेशन की आइटम इन्होंने रखी हुई है ना, आप देख सकते हो क्या कलरफुल। चाइना के अंदर ये चीज़ मेरे को बड़ी पसंद आई कि भाई ये जो भी चीज़ बनाते हैं ना बड़ी कलरफुल बनाते हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यूरोपियन जो है ना जब भी आपको दिखेंगे वो डार्क कलर में दिखेंगे, मतलब कि ब्लैक, ग्रे, ब्राउन ऐसे कलर में दिखेंगे, लेकिन चाइनीज़ इसके उल्टे हैं। वो सारी चीज़ें जो है वो कलरफुल के अंदर बनाते हैं। आप देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर इन्होंने चीज़ें डेकोरेशन की यहाँ पर रखी हुई है। और अगर भाई इसका मैं प्राइस आपको बताऊँ तो ये जो प्राइस है वो 35,000 का आइटम है, एक आइटम। ये जो है 10,000 का, ये 8,000 का। तो आप देख सकते हो सामने लिखा हुआ है 810, तो मतलब ये एक जीरो इसमें ऐड कर दो तो 8,000 का हो गया। और ये टावर है भाई, यहाँ पर कैंटोन टावर बोलते हैं इसे। इस पे भी आप चलेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा जब मॉडर्न ग्वांजो में आपको दिखाऊंगा। आज की वीडियो में पूरा जो है ओल्ड आर्किटेक्चर में दिखा रहा हूँ। ये प्लेट्स देखो भाई, क्या ज़बरदस्त ज़बरदस्त प्लेट है ना। और एक प्लेट का प्राइस 26,000 रुपये है, इंडियन 26,000 रुपये। और ये प्लेट अगर मैं दिखाऊं तो आपको 3,80,000 रुपये की ये प्लेट है, एक प्लेट। तो आप देख ही सकते हो भाई, इसमें से आप कुछ खरीद तो सकते नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा तो दूं कि दुनिया में ऐसी भी चीज़ें हैं जहां पर रियल जो हैंडमेड चीज़ें हैं उनकी भी काफ़ी वैल्यू है। क्या सुंदर सुंदर आइटम है। और ये सामने आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। चलो भाई अब निकलते हैं इस दुकान से और आपको मैं इनकी जो होलसेल मार्केट है वो दिखाता हूँ। अभी मैं आ गया हूँ मेट्रो स्टेशन, लाइन 8 लेकर मुझे होलसेल मार्केट के अंदर जाना है। मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी पहुँच जाऊँ, और मेरा कार्ड जो है वो पर्स के अंदर से ही चल जाता है, आप देख सकते हो। और भाई मैं चाइना में लैंड हुआ था लगभग 4-5 दिन पहले, और मैं डेली कम से कम 10 बार मेट्रो के अंदर ट्रैवल कर रहा हूँ। और मेरे कार्ड में मैंने सिर्फ 1,000 रुपये डलवाए थे, जो कि यहाँ के 100 ही बनते हैं, 100 यान। और अभी तक मेरे कार्ड में लगभग 26-27 रुपये पड़े हैं, मतलब 26-27 यान अभी तक पड़े हैं। तो काफ़ी सस्ती है यार मेट्रो से ट्रैवल करना बहुत ईजी है।
हाउजू मार्केट के अंदर जब मैं घुसा था ना तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। मैंने सोचा कि आपको बहुत अलग अलग चीज़ें दिखाऊंगा, लेकिन अभी जो है सिर्फ टॉयज़ की जो मार्केट है, होलसेल मार्केट, वो खुली है, बाकी सारी मार्केट बंद हो गई है। तो थोड़ी सी आप टॉयज़ की मार्केट तो एक्सप्लोर कर लेते हैं यार। बाकी माफ़ कर देना मैं थोड़ा लेट हो गया यहाँ पर। वैसे तो शाम के सिर्फ 5:30 हुए हैं, लेकिन फिर भी सारी जो दुकानें हैं वो बंद हो चुकी है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो आप गाड़ियाँ देखो भाई, छोटी गाड़ियाँ, आपको हर टाइप की गाड़ी मिल जाएगी। यहाँ तक आप देख सकते हो टेस्ला का जो नया ट्रक आया है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चाइना कॉपी के अंदर तो भाई नंबर 1 है। आपको छोटी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, ट्रक चाहिए, सब कुछ बच्चों के लिए ये जन्नत है। ये होलसेल मार्केट है, आप इन कार्टून से पता लगा सकते हो। देख सकते हो आपको क्या क्या अलग अलग टाइप के टॉयज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और देखो बच्चे गेम खेल रहे हैं। चलो भाई थोड़ी सी ये मार्केट मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये देखो भाई, ये देखो क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर। और एक बात मैं आपको और बता दूं भाई, जितने भी टॉयज़ आप देख रहे हो और इंडिया के अंदर मार्केट में जो आपको टॉयज़ दिखते हैं जो चाइनीज़ मेड होते हैं, वो सारे के सारे टॉयज़ यहीं से इंडिया एक्सपोर्ट होते हैं, सारे के सारे। और जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो अफ्रीका में आप देखते हो। ये टॉयज़ वगैरह अफ्रीका में कोई भी कंट्री में देखोगे तो लगभग सारे जो टॉयज़ है वो यहीं से एक्सपोर्ट होते हैं। इसीलिए मैं आपको ये मार्केट दिखाने के लिए लेके आया था। वैसे सही बताऊँ ये होलसेल मार्केट है सब चीज़ों की, बाकी सारी जो दुकानें हैं वो बंद हो चुकी है, सिर्फ टॉयज़ वाली खुली थी यार। तो चलो भाई इस मार्केट से बाहर निकलते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगली वीडियो जो आएगी वो इसकी मॉडर्न ग्वांजो की आएगी, जहाँ पर मैं आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिखाऊंगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।